फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। मैं जबलपुर से ओम शंकर पेना पांडे एडवोकेट। आज आपको सेक्शन 125 ऑफ द CRPC 125 दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका मुकदमा तैयार किया जाएगा और कैसे इसकी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम समझ लें कि 125 धारा जो है वो क्या कहती है। तो 125 धारा क्या कहती है, इसके लिए अपन बुक में थोड़ा रीड कर लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना। इस बुक में आप सेक्शन 125 देखें। हम फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको मुकदमा बनाना है। यदि आपके पास कोई मेंटेनेंस संदर्भ कोई केस आता है तो कैसे आपको मुकदमा बनाता है। पहले देखते हैं अपन क्या बोलते हैं, और आप लोग को चाहिए कि थोड़ा इस बुक को थोड़ा पढ़ा करें। 125 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज अवैध संतान को, चाहे विवाहित हो या ना हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपनी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वायसत्ता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता या क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपने पिता या माता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, माता या पिता का भरण पोषण के लिए ऐसी मानसिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे। उस भत्ते का संदेह ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदेह करने का मजिस्ट्रेट समय पर निर्देश दे। शॉर्ट में समझाता हूं आपको। अर्थात बताने का तात्पर्य यह है कि आपके घर में या आस पड़ोस या कहीं पर भी कोई व्यक्ति, चाहे घर का कोई भी सदस्य व्यक्ति, जैसे मान लो माता भी हो, कभी वृद्ध हो जाती माता को, बच्चे खाने नहीं देते तो माता पीड़ित हो गई। कभी कभी पिता को लोग खाना पीने नहीं देते, पुत्र लोग नहीं देते तो पिता वहां पीड़ित हो गए। कभी कभी पति अपनी पत्नी को नहीं रख रखाव करता ठीक से, तो उसके लिए। कभी कभी मान लो पत्नी बहुत पैसा कमा रही है और बेचारा पति अपंग है, तो उसका भरण पोषण पत्नी को करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति उस घर में ऐसा लगता हो कि भरण पोषण उसको मिलना चाहिए, वह अपने जिले के न्यायालय में एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पेश करेगा और माननीय न्यायालय से प्रार्थना करेगा कि हमको, चूंकि ये सक्षम है, इनको इतनी आय होती है, ऐसी दशा में हमारी आय कुछ नहीं होती है, हमारा जीवन संकट में है, हमको भरण पोषण दिया जाए। यदि हमको भरण पोषण नहीं मिलता तो हमारा जीवन संकट में हो जाएगा। तब यदि मजिस्ट्रेट उभय पक्ष, मतलब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको भरण पोषण दिलाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसमें आदेश पारित करेगा, और यदि नहीं तो उसको खारिज करेगा। तो प्रक्रिया के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा 125 दंड प्रक्रिया संहिता। आगे का हम बता रहे कैसे मान लो ड्राफ्टिंग करना है, कैसे क्या प्रक्रिया होगी। सभी जिलों में जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होते हैं। न्यायिक कलेक्टेड वाले नहीं, वो कलेक्टेड वाले जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप चाहे अपने वकील के माध्यम से, चाहे स्वयं एक एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में एप्लीकेशन है, देखिए, तो एप्लीकेशन की हेडिंग बिफोर ऑनेबल, जो सेशन जज लिखा है बिफोर ऑनेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यहाँ हेडिंग लिखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आवेदक या एप्लीकेंट लिखेंगे, फिर उसका एप्लीकेंट का नाम, जैसे मान लीजिए विनय पांडे, ठीक है ना, पिताश्री ये फलाना फलाना, हमारी उम्र, निवासी यहाँ, करते क्या है, कुछ करते नहीं करते, ये हो गया। अब दूसरा जो है विरुद्ध, किसके खिलाफ पेश कर रहे हैं अपन, रिस्पोंडेंट कौन हो गया, नॉन एप्लीकेंट कौन हो गया, अनावेदक कौन हो गया, जिससे अपन मेंटेनेंस चाहते हैं। यहां पे अपन लिख दिए कि जैसे मान लो
अपन ने लड़की ने पति लिखला भेजा तो यहाँ लिख दिए राम सहाय, उम्र इतनी, यहाँ या पति, ऐसे सब पूरा डिटेल उसका लिख दिए, कितनी उम्र सब लिख दिए, नाम, पिता का नाम, उम्र, एड्रेस लिखेंगे आप। क्या करती है फिर उसके बाद यहाँ पे हेडिंग चालू जाएगी, यहाँ पे हेडिंग चालू जाएगी, उसमें लिखेंगे आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। फिर उसके नीचे अपन उसको अंडरलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे, फिर लिखना आवेदक या आवेदिका माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करती है। आवेदक आवेदिका माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करती है, यह कि आवेदक या आवेदिका जो भी हो आप बोल रहे हो, जबलपुर शहर की निवासी है और वह अपना जीवन ऐसे से गुजार रही है, या कि अनावेदक, अब जिससे अपन मेंटेनेंस चाहते हैं, सेकेंड पार्टी अनावेदक, या कि अनावेदक फलाना फलाना कंपनी में काम करता है और उससे इतना उसकी इनकम होती है, यदि आप इनकम के प्रमाणित सबूत है कि वो इतना पैसा कमाता है तो उसकी रसीद आप लगाएंगे, सलंग जाती है। लेकिन उससे पहले यदि अपन पत्नी की बात करें, मान लो पत्नी जनरली बहुलक मात्रा में, ज्यादातर मात्रा में पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस केस पेश कर रही है, तो फर्स्ट कंटेंट में अपन जबलपुर शहर की निवासी है या कलकत्ता जहां की भी निवासी है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे आवेदक का, आवेदक मतलब कौन हो गया, आवेदिका, सॉरी आवेदिका पत्नी हो गई, आवेदिका पत्नी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से या जिस रिवाज से फलाना फलाना स्थान पर संपन्न दिनांक इस तारीख को हुआ था और विवाह के कुछ दिन तक उनका जीवन अच्छे से चला। फिर वो अपना कंटेंट लगाएगा जिसकी विवाह की फोटो कॉपी, आधार, उसकी कार्ड की कॉपी संलग्न की जाती है। तीसरा पॉइंट, विवाह के बाद से ही अनावेदक को मारा पीटा गया और जो भी उसकी बातें हों कि वो अपने मायके चली गई और उसके बच्चे हुए, उससे लिखा आवेदिका और अनावेदक से बच्चे हुए, उस बच्चे का नाम ये है ना। यदि बच्चे तो उनका भी नाम अपन यहाँ पे सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी लिखेंगे अपन, फर्स्ट पार्टी लड़की, सेकंड पार्टी चाइल्ड नंबर 1, थर्ड पार्टी चाइल्ड नंबर, उनका नाम पता बलते सब देंगे, उसको ब्रैकेट में कर दिए द्वारा पत्नी माँ। और फिर उसके बाद पूरा कंडला इस तरह हमको भगाया गया, मारा पीटा गया, ऐसा किया, अब वो मायके में रहती है, उसके बाहर लालन पालन करने की कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार यदि उस जगह पे माँ होगी तो माँ अपने पुत्र से मेंटेनेंस मांगेगी, उसके बच्चे को ऐसा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़ा करने के बाद जब वो संपन्न हो गया तब अपने माता पिता को अपने साथ रखता है और ऐसी दिशा में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता, पूरा कंटेंट्स लिखेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, समस्त डॉक्यूमेंट आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक या आवेदिका का शपथ पत्र पेश, या कि आवेदन पत्र के समर्थन में अन्य दस्तावेज जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है संलग्न किए जाते हैं, है ना, एनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा पैरा, फिर यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे प्रेयर, प्रार्थना। अब आप क्या चाहते हो, मान्य न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका या आवेदक को अनावेदक गणपति से या पुत्र से जो है मासिक 20,000 रुपया 25,000 रुपये जितना आप समझते हैं दिलाने की कृपा करें। यहाँ पे फिर जबलपुर, दिनांक, यहाँ पे वकील साहब का नाम, काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, या फिर लिख दें अधिवक्ता वास्ते आवेदक, ठीक है ना, नाम और साइन कर दिए। इसके बाद फिर आप बनाएंगे उस आवेदन समर्थन में एफिडेविट। एफिडेविट में टाइटल पूरा ऐसे रहेगा, समझ, मैं, जिससे मालूम मैं अपना नाम लेता हूं, मैं विनय पांडे, पिता श्री ये फलाना फलाना, उम्र लगभग 31 साल, निवासी जयप्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर, निम्नलिखित शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि, ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, लिख दिया, यह कि मेरे द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का पेश किया जा रहा है, जिसकी समस्त कंडिका मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है, मैंने उसे पढ़कर समझ लिया है, ये लिख दिए। फिर सेकेंड पॉइंट में, मैंने उक्त प्रकरण में पैरवी करने के लिए श्रीमान विनय पांडे अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता को नियुक्त किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर शपथ करता है या डिपोनेंट, फिर यहाँ वेरिफिकेशन, सत्यापन, मैं शपथ करता आज जबलपुर में उपस्थित होकर सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की कंडिका 1 से लेकर जितनी भी हो, ये अभी तो 1 2 है, 1 से लेकर 8 तक मेरे निजी ज्ञान सत्य एवं सही है, ये लिखे। फिर यहाँ पर सत्यापन करता आएगा, चाहे डिपोनेंट आएगा, डेट टाइम डाल दी, यहाँ आपका परिवार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में भी कोई डिटेल यदि चाहना होगा तो धर्मविधि.com जो मैंने बताया था, www.dharmvidhi.com,
DHARM धर्म VIDHI.com में आप देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको 125 का वहां प्रारूप मिल सकता है। आप उसको वहां से डाउनलोड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर डाउनलोड में आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। ठीक है ना बच्चे, ऐसे आओ सामने आओ। अब न्यायालय प्रक्रिया कैसे होगी? मान लीजिए आपने पिटीशन तैयार कर लिया। पिटीशन तैयार करने के बाद एक पिटीशन मतलब कॉपी, उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा जनरली शादी की फोटोग्राफ्स, और उसके बाद आपका आधार कार्ड, फिर आपका यदि आपके पास वो क्या बोलते हैं, निमंत्रण कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड, हिंदी इंग्लिश वाला बता रहा हूँ, इनविटेशन कार्ड, और भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है यहाँ की है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें आप लगा के, पीछे वकालतनामा लगा के जो फाइलिंग सेक्शन होगा वहां पे आप पेश कर दीजिए। यहाँ पर 10 रुपए की टिकट लगेगी, ठीक है ना, और एफिडेविट में सील ठप्पा होगा। पेश करने के बाद आप क्या करेंगे कि वो सीधे, जैसे आप यहाँ फाइलिंग सेक्शन में पेश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पता कर लेना भैया न्यायालय में कब तक पहुंचेगा। जब न्यायालय में पहुंचेगा तो वहां पे आवेदिका, जनरली अपन जो एप्लीकेंट फिलहाल लड़की ही होती है, जनरली देखा जाता है, तो आवेदिका के साथ न्यायालय में उस टाइम उपस्थित होगी। न्यायालय दोनों को सुनेगा, सुनने के बाद जो है नोटिस इश्यू कर देगा। 1 महीने बाद की, 2 महीने बाद की डेट देगा। उस 2 महीने बाद में लड़की को कॉल किया जाएगा या लड़के को कॉल किया जाएगा। फिर चूंकि न्यायालय का बहुत बड़ा धर्म होता है, चाहे वकील साहब का हो, चाहे समाज का हो, कि किसी का परिवार टूटे ना पाए, तो हमको उसके कल्याण के लिए जो है उनके बीच में एक सुलह की व्यवस्था की जाती है। तो एक मीडिएशन सेंटर होता है। कोर्ट सबसे पहले वो उस प्रकरण को, जब पति पत्नी आते हैं तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बेटा पुत्र हो, ये लोग को मीडिएशन सेंटर भेजते, भाई जाओ। तो मीडिएशन सेंटर जाएंगे तो मीडिएशन सेंटर में जो वहां पर अधिकारी बैठे रहते हैं वो समझाते, खत्म करो ये सब पंचायत, बहुत समझाते से अपन लोग समाज में करते हैं। समझाने के बाद उनकी रिपोर्ट आती है, यदि सुलह हो गया तो केस खत्म, बातें खत्म हो गई, और सुलह नहीं हुआ तो वो केस चलेगा। अब इस एप्लीकेशन को डिसाइड होने में, 125 को डिसाइड होने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाता है। टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस, एक एप्लीकेशन लगाएंगे ऐसे टाइटल बना के, टिल द एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, हमको मासिक रूप से 3000 रुपया अनावेदक से, नॉन एप्लीकेंट से दिलाया जाए, है ना, ऐसा पूरा प्रारूप लिखेंगे, क्योंकि वो अपना जीवन गुजारा भत्ता उसको न्यायालय माने, सब चीज ऐसा प्रारूप लिख दिए। अब उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जब दूसरी पार्टी आ जाएगी, उनके बीच में जो प्रॉब्लम है यदि क्लियर नहीं होती है तो वो क्या करेंगे, दोनों पक्ष को सुनने के बाद इंटरिम में अनावेदक गण से, जो भी अनावेदक, चाहे बाप बेटा जो भी हो, पुत्र पति जो भी होगा, इससे जवाब मांगेंगे। जवाब आ जाएगा तो इंटरिम में, यदि कोर्ट को संतोष लगता नहीं है, मेंटेनेंस दिलाना जरूरी है, तो इंटरिम मेंटेनेंस जो है, भलाई आपने 10,000 20,000 मांगाओ, तो कोर्ट उसकी कैपेसिटी के, लड़के कैपेसिटी के हिसाब से वो स्कैन कर लेते हैं कि कैसा क्या है, तो 2,000 3,000 जनरली जो बनता है वो बनता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद की अगली डेट जाएगी आपकी परिवादी के बयान की, मतलब एप्लीकेंट के बयान की। ये मैंने किसी अन्य सब्जेक्ट का मैटर है इसलिए हमने समझा। अनावेदक जो आवेदक होगा, जो एप्लीकेंट होगा, जो पीड़ित पक्ष होगा, उसके बयान के लिए जाएगा। तो जिस दिन बयान रहेगा तो उस दिन आप न्यायालय में उस पक्ष को लेकर आओगे, बयान कराओगे। बयान में आप अनावेदक को जानते हो, हाँ मैं जानता हूँ, मेरा पति है या वो मेरी पत्नी है, मेरा उससे विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, जिसकी फोटोग्राफ्स ये है, चिन्हित किया जाता है, ऐसा पूरा उसका बयान करो। बयान करने के बाद जो दूसरे पक्ष के वकील साहब उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट होता है, कोर्ट जो होती है वो जस्ट लाइक अ ऑपरेशन थिएटर होता है, जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे क्रॉस करके सत्यता को सामने ले आते हैं। फिर ऐसे जब एप्लीकेंट के पार्ट का पूरा एग्जामिनेशन हो चुका होगा, फिर नेक्स्ट पेशी में जो नॉन एप्लीकेंट होगा, जो भी पक्ष होगा, उस पक्ष की सुनवाई करी जाएगी। फिर उस पक्ष की सुनवाई होने के बाद क्या होगा, दोनों पक्ष को सुनने के बाद बहस पे लगेगी, बहस पे लगने के बाद फाइनल ऑर्डर हो जाता है। 125 में आप एक चीज बहुत अच्छी देखिए, आप आजकल क्या है, सेक्शन 125 का भी दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति अपने आप में इंटेलिजेंट है, और यदि आप किसी व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तो आप मूर्ख हो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं भी कर रहा हूं आपको, क्योंकि आप सब लोग तो ज्ञान, सब लोग जानकार लोग हो, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं अपडेट कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना। 125 में एक सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, 125 ब्रैकेट में 5 देखें आप, मजिस्ट्रेट यह साबित होने का आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है
जाड़ता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा पारस्परिक संपत्ति से पृथक रह रहे हैं, मतलब पत्नी जानबूझ के अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना चाह रही, जाड़ता वो उसी बोलते हैं, है ना। तो यदि लगता है कि तो यहाँ पर क्रूरता नाम तो कहीं चीज नहीं है कि पति ने इसको भगा दिया, पति तो बोल रहा साहब हम तो उसको रखना चाहते हैं, लड़का बोल रहा साहब पापा को मम्मी को हम तो रखना चाहते हैं। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं आवेदक दूसरी पार्टी गलत है या फर्स्ट पार्टी गलत है, तो उसको रद्द कर सकता है और अलाउ कर सकता है। यदि मान लीजिए मेंटेनेंस बन गया, तो ये ध्यान रखिए, जनरली मैंने कई मामलों में देखा है कि यदि मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस 2003 यहाँ बन गया है, तो इसकी अपील रिवीजन में कोई लाभ नहीं मिलता, आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन भलाई आप केस जीत क्यों न जाओ, उसके बावजूद आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर करिए जाए, क्योंकि मैं आपको पूरे ज्ञान दे रहा हूँ, पूरे अपडेट्स दे रहा हूँ, और आपको लगता है कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम उसको अपडेट्स आपको भेजेंगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और भी है। 125(3) के अंतर्गत एक एप्लीकेशन जब आपके खिलाफ, मान लो किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है 5,000, 10,000, 1,000, 2,000 जो भी आदेश हो गया, प्रत्येक महीना आप जो है अपनी पत्नी को 3,000 रुपये देंगे, तो 3,000 देंगे, लेकिन पति दे नहीं जाते, तो 125 125 ब्रैकेट में 3 ऑफ द दंड प्रक्रिया संहिता ऑफ द CRPC के अंतर्गत एप्लीकेशन पेश करेंगे। साहब की उस आवेदन में ऐसा आदेश हुआ था, 3,000 प्रति माह देने का आदेश हुआ था, लेकिन अनावेदक पैसा नहीं जमा कर रहा है, अतः उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उससे पैसा वसूल करवा कर आवेदिका को या आवेदक को दिलाए जाने की कृपा करें। इस प्रकार से कोर्ट फिर उसको आदेश करेगी कि भैया पैसा जमा करेगी, जब पैसा जमा करेगा तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। फिर यदि 125 का फाइनल ऑर्डर हो जाता है, उसके अगेंस्ट में आप जो है उसकी अपील रिवीजन अपील होगी, अपील करेंगे, अपील करने में जो भी ऑर्डर होगा और वो मान्य होगा। तो मैं आपको जितना बेहतर से बेहतर हो सका हूँ वह आपको मैं बता रहा हूँ। कल मैं आपको डाइवोर्स के बारे में बताऊंगा, और कल नहीं, कल परसों नरसों कभी भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, डाइवोर्स के बारे में बताऊंगा, मैरिज के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन धाराओं के चक्कर में मत पड़ना, ये धाराएं ठीक नहीं है। इससे बेस्ट है आप अपने परिवार को देखें। 3,000 2,000 में घर में चलता है, मेंटेनेंस मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा झुक के चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको घर बन जाएगा। सभी वकील साहब को, सभी जजेस को या पक्षकारों को या समाज के व्यक्ति को निर्देश प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रयास करो कि लोगों को घर बनाए, ना कि मुकदमेबाजी में लड़ाई जंग करके जो है पैसे वसूला जाए। ये ठीक नहीं है, इससे जीवन ही खराब होता है। आप सभी को नमस्कार, विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।